हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में एनसी मशीन्स के टॉपिक को आगे डिस्कस करते हुए सबसे पहले डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एनसी सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग एनसी सिस्टम को के एप्लीकेशन को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर मशीन टूल एप्लीकेशन एंड सेकेंड वन इज योर नॉन मशीन टूल एप्लीकेशन। एंड मशीन टूल एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मशीनिंग जो है आप बेसिकली 4 टाइप्स में की कॉमन और बेसिक होती हैं, जैसे टर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया। तो आप इन फिगर्स में देख सकते हैं ये जो सीएनसी मशीन है इज यूज हियर, इट इज यूज्ड फॉर टर्निंग the workpiece. Here in this figure you can see the CNC machine is used for grinding operation, and here you can see the CNC milling cutter is used for making pockets inside the workpiece, and fourth one drilling operation to make the holes on the workpiece। ठीक, तो ये तो बहुत बेसिक है। ये जब आप जनरली हम लोग जब भी सुनते हैं एनसी मशीन्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें यही सब चीज़ें दिमाग में आती है कि जो एनसी मशीन्स हैं वो यही सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही होंगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम आगे डिस्कस करें तो एनसी मशीन जो अदर मेटल वर्किंग प्रोसेस के लिए होती है, वो जैसे इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं एनसी मशीन्स, इनको जब आप मार्केट में देखेंगे तो ये होती है एनसी मशीन्स हैं एक तरीके की, बट इनको एनसी मशीन्स के कह के नहीं बोला जाता है कि नहीं ये एनसी मशीन्स है, लेकिन ये एक्चुअल में एनसी मशीन ही होती है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी तरह प्रोग्राम फीड करते हैं और न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा होता है, तो ये बेसिकली एनसी मशीन्स ही होती हैं। तो जैसे पंच प्रेसेस हो गए, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड पंच प्रेसेस हो गए, सो पंच प्रेसेस भी जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो है पंच करने के लिए यूज होता है ऑन द शीट्स। तो वो चाहे वो सर्कुलर होल भी हो सकता है, चाहे वो ये रेक्टेंगुलर स्लॉट भी हो सकता है, या फिर किसी भी जिस तरीके का भी आपके पास ज़रूरत है उस तरह का आप शेप बना सकते हैं बाय यूजिंग पंच प्रेसेस। इसके अलावा हमारे पास वेल्डिंग मशीन्स होती हैं जो न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड होती हैं, वो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है नॉन मशीन टूल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं ट्यूब बेंडिंग मशीन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल का। तो ये काफ़ी बड़ी ट्यूब है, इसको जो है बेंड करने के लिए आपने एनसी मशीन का यूज़ करा है। सिमिलरली ट्यूब बेंडिंग मशीन की तरह हम लोग शीट बेंडिंग मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें शीट जो आपकी मेटल की शीट होती है उसको बेंड करने के लिए जो है आप एनसी मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी कुछ इसी तरह से होंगी। या फिर आपको छोटा सा पोर्शन है किसी शीट का साइड से इस तरह से बेंड करना है, तो ये पहले से प्रोग्राम रहेगा कि इतनी बड़ी शीट में इस पोर्शन को आपको बेंड करना है। तो ये भी आप जो है न्यूमेरिकली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन मशीन टूल एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिकल वायर रैप मशीन्स हैं। तो ये जो वायर होते हैं उसमें जो ये रैपिंग का काम है, ये जो पॉलीथीन आपको दिख रही है इस पोर्शन में जो रैप करा हुआ है, ये जो काम है आप बाय यूजिंग एनसी मशीन्स कर सकते हैं। इसके अलावा सीएनसी ड्राइंग मशीन्स आती हैं, तो बेसिकली ये ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या कर रखा है, इसके बाय यूजिंग मोटर्स and by fitting the program you can draw the figure on this 2D plane. Okay, so by using numerical control technique you can use this for drafting purpose also, drafting and drawing purpose also. Similarly आप कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स का भी ये यूज़ है, वो भी सीएनसी तरीके का है। उसमें क्या होता है, बेसिकली आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि आप ये जो प्रोब है, आपके पास जो प्रोब है उसको जो सरफेस है इसकी, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसकी सरफेस पे टच करते हैं और ये धीरे धीरे करके सरफेस पे चलता है और इससे ये पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसको आप कंप्यूटर में इसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं।
ठीक है। कोऑर्डिनेट लेने के बाद इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो कितना मतलब स्पेसिफिक तरीके से बना है, इसमें ये जो कंपोनेंट होल है वो किस पोजीशन पे है, इस तरह से। तो आप जो है इसको कोऑर्डिनेट मेजर्स कर सकते हैं ऑफ दिस कंपोनेंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो ये भी एक तरह के न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स हैं। इसके अलावा कंपोनेंट इंसर्शन मशीन्स हैं, जैसे आप देख सक रहे हैं इसमें पीसीबी जो बोर्ड है उसमें आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स लगे हैं, ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लगे हैं। ये जो है आप जो है इसको बाय यूजिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है इंसर्ट करा सकते हैं पीसीबी मशीन के ऊपर, ठीक है। तो कि मतलब ये जो शीट है इस पोजीशन पे आपका रजिस्टर लगेगा, इस पोजीशन पे ट्रांजिस्टर लगेगा, इस तरह से आप जो है पहले से ही उसको एनसी मशीन को बता सकते हैं, तो वो उस तरह से वो उस जगह पे इंसर्ट करता रहेगा, ठीक। तो ये जो है अब जब जनरली हम जो नॉन मशीन टूल एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे हमने ट्यूब बेंडिंग मशीन्स के बारे में देखा, इलेक्ट्रिकल वायर रैप मशीन्स देखा, तो आप इसको जनरली ये नहीं, ये मार्केट में ये नहीं सुनेंगे ये एनसी मशीन्स हैं, लेकिन ये जो है अंडर द एनसी सिस्टम ही आती हैं। तो हमने ये देख सकते हैं आप। तो जनरली आप जो सुनते हैं एनसी मशीन्स के बारे में वो मशीन टूल एप्लीकेशन जैसे टर्निंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया या फिर मिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, इसी के ऊपर सुनते हैं। लेकिन बट द स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ एनसी मशीन इज मच वाइडर एज वी जनरली थिंक, ठीक है। तो इसके अलावा ये है एप्लीकेशन। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में जो सबसे फेमस इनपुट डिवाइस रहा है हमारे पास वो है पेपर टेप, जो अब के टाइम पे ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है इसका। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस रहा। हम जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका जो कंप्यूटर है उसके बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले होता है पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो पार्ट प्रोग्राम पर आप किस पे लिखेंगे, वो इनपुट डिवाइस पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें मशीन कंट्रोल यूनिट होती है। मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट प्रोग्राम को इंसर्ट करते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट में, और मशीन कंट्रोल यूनिट से आपके जो है मशीन टूल के पास कमांड्स जाती है। तो मशीन बेसिकली क्या है, पार्ट प्रोग्राम को आपको किसी चीज़ पे इनपुट करना पड़ेगा, किसी चीज़ पे आप इनपुट करके जो है मशीन कंट्रोल यूनिट में फीड करेंगे, मशीन कंट्रोल यूनिट से वो मशीन टूल पर जाएगा, ठीक है। तो जो आप जो पार्ट प्रोग्राम जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, उसको इंसर्ट करने के लिए आपको सम टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस जिस पे आप राइट करें और वो मशीन कंट्रोल यूनिट को दे। तो इनपुट डिवाइसेस में जो सबसे ज़्यादा यूज करा गया अभी तक जो है इनपुट डिवाइस है, अब तो ये ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, बट इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये सबसे ज़्यादा यूज करा गया था पेपर टेप, जिसको आप कई बार पंच टेप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से दिखते थे। इसके अलावा हमने यूज़ करा है काफ़ी पंच कार्ड का, कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसके अलावा आपने मैग्नेटिक टेप्स के यूज़ करा है इनपुट डिवाइसेस के रूप में, जो ये है जो आप जो रील जो कैसेट्स होते हैं उसमें भी मैग्नेटिक टेप होता है, ये इस तरह से होती है ब्लैक कलर की पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा इसमें मैग्नेटिक टेप बनाया जाता है इसको, और ये मतलब डाटा फीड करने के लिए होती है, इसके थ्रू भी आप इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा पेन ड्राइव्स हो गया, डिस्क हो गया। अब जो है हम लोग लैन वायर और कंप्यूटर कंट्रोल RS-232 लैन केबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली इनपुट कर सकें। तो लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने सबसे ज़्यादा यूज़ करा है पेपर टेप का। तो पेपर टेप खासकर तब जब वो हमारे पास ये जो मशीन कंट्रोल यूनिट थी वो मेनली कन्वेंशनल एनसी मशीन थी। कन्वेंशनल एनसी मशीन से मेरा मतलब है जब ये हार्ड वायर्ड हुआ करती थी, क्योंकि जो सीएनसी है और एनसी कन्वेंशनल एनसी मशीन है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो उसका जो मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, जो बीच वाला चीज़ होती है पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच में मशीन कंट्रोल यूनिट, उसमें वो हार्ड वायर्ड होती है, यानी हार्ड वायर्ड, इसमें कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर ये सब चीज़ें पहले टाइम पे नहीं थी। तो उस टाइम पे पेपर टेप का काफ़ी यूज़ हुआ है टू इनपुट द पार्ट प्रोग्राम इन द मशीन कंट्रोल यूनिट। ओके, सो पेपर टेप कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें बेसिकली जनरली जो है इसके
दो फॉर्मेट में इसको लिखते थे पहले, एक लिखते थे EIA फॉर्मेट एंड सेकंड वन इज योर ISO फॉर्मेट। तो इसमें बेसिकली 8 टाइप के 8 पोजीशंस पे आपको होल्ड करने होते थे। तो जैसे सपोज करिए मुझे लिखना है N001, ठीक। तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे N001 लिखना है मुझे। तो आप N के करस्पॉन्डिंग जो इस वाले EIA SIA फॉर्मेट जो भी आप यूज कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग N के करस्पॉन्डिंग आपको फिक्स्ड पोजीशंस पे होल्ड करने होंगे। 8 पोजीशन होगी, 7 पोजीशंस होती हैं, 7 + 1 होते हैं। 7 + 1 का मतलब है 7 पोजीशन तो आपकी ये N को डिनोट करती है, एंड 1 जो लास्ट पोजीशन है वो आपके पैरिटी चेक के लिए होते हैं कि वो जो पेपर टेप आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स जो है या तो आप इवन में रखना चाहेंगे या तो ऑड में रखना चाहेंगे, इस तरह से होता है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आप जो है इसमें होल्ड करते हैं N अगर आपको लिखना है तो उन स्पेसिफिक पोजीशंस पे आपको होल्ड करना होगा जो इन EIA या ISO फॉर्मेट में फिट बैठ रहा होगा, ठीक। ये अलग अलग फॉर्मेट्स है। तो फिर X0 के करस्पॉन्डिंग कुछ 8 पोजीशंस में जहां जहां होल्ड करने होंगे वो क्लिक करने होंगे, 0 करस्पॉन्डिंग 1। इस तरह से आप पार्ट प्रोग्राम धीरे धीरे करके लिखते थे। तो ये जो पेपर टेप है ये जनरली मैक्सिममली हम लोग पेपर का यूज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये जो है मेटल्स के भी बनते थे पहले, बट मेटल्स के साथ में ये प्रॉब्लम है कि मेटल्स जो है पंच जो होल्स करने हैं उसको होल करने में काफ़ी उसमें प्रॉब्लम आती थी, मतलब क्योंकि वो जो मेटल है वो उसको जो है उसमें होल करने में थोड़ी दिक्कत आती है एज कम्पेयर टू योर पेपर इजिली जो है उसमें होल करना काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी है। इसके अलावा आप जो मेटल है उसमें साथ में एक दिक्कत और है कि आप इजिली इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको पेपर टेप में एडिटिंग करनी है तो आप जो है इसको यहाँ से कट कर सकें और जो है दूसरा आगे बढ़ा दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ मेटल टेप जो है ये काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जनरली जो मटेरियल होता है वो पेपर ही का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेपर टेप जो है काफ़ी फेमस रहा है इस वजह से। तो पेपर टेप को हम लोग पंच टेप भी बोलते हैं। तो जो मशीन कंट्रोल यूनिट है उसमें इन पेपर टेप्स को रीड करने का जो टेक्निक्स है वो बेसिकली पंच टेप रीडर के थ्रू रीड करते थे या करते हैं। तो उसमें 3 तरह की टेक्निक्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल वन, सेकेंड वन इज अ फोटो इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड वन इज अ न्यूमेटिक। सो यू कैन सी इन दिस वन इज फॉर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो पंच टेप है या पेपर टेप जिसको बोलते हैं, तो पंच टेप को हम लोगों ने क्या करा, इस तरह से हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है, ऑन दिस व्हील। और ये जो प्रोब है वो इस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी। जब ये जो है अभी नो होल पोजीशन में है, यानी इस जगह पे होल नहीं है, तो प्रोब जो है अभी आउटर पोर्शन में। जब यहाँ ये जो रोल करते करते पंच टेप जो है ऐसे पोजीशन पे आ रहा है जो इस जगह पे आपके होल है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जैसे। तो इन दैट केस प्रोब इज गोइंग टू गेट इनसाइड द दिस होल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप है जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इट गोइंग टू टच दिस क्लोज दिस स्विच, ठीक। यहाँ पे इस वाले जो फर्स्ट पोजीशन है, जब ये जो है नो होल वाली कंडीशन है, उस वाली कंडीशन में ये जो है कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पे होल आ गया तब ये इस तरह से कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो आपको मशीन कंट्रोल यूनिट में ये सिग्नल चला जाएगा इस जगह पे होल है। तो इस तरह से आप रीड कर सकते हैं। सिग्नल इस तरह से जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पल्सेस, और इसको जो है आप रीड करेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट में। इस तरह से रीड करने के लिए ये कौन सा सिस्टम हुआ, मैकेनिकल। सेकेंड वन इज योर फोटो इलेक्ट्रिक। इसमें बेसिकली क्या होता है इसमें बेसिकली होता है ये है कि जो पेपर टेप है उसमें होल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। उसमें आप जो है आप लाइट पास करते हैं, लाइट या लेजर। तो बेसिकली जब ये इसके बीच जब पेपर टेप इस तरह से पास करेगा
तो जब जिस जिस होल में आपके पास जिस जिस पोजीशन में आपके पास होल्स होंगे वो लाइट इजिली गेट पास फ्रॉम इट। ओके, जब लाइट जो है इजिली पास कर जाएगी होल्स के थ्रू, तो जिसके नीचे आप लगाएंगे फोटो सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक सेल टाइप का। तो बेसिकली क्या होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो लाइट सोर्स है उधर से लाइट आई और ये आपका पेपर टेप है ऐसे ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है यहाँ पे, जैसे आपकी लाइट इस पे पड़ेगी तो ये जो है सिग्नल जनरेट करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इस जगह पे होल है। तो इस तरह से रीड कर सकते हैं, दिस वन इज योर फोटो इलेक्ट्रिक वन। ओके, सिमिलरली कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है न्यूमेटिक वाले में। तो न्यूमेटिक वाले को इस तरह इस फिगर में अच्छी तरह से दिखाया गया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये जो आपका पेपर टेप है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, सपोज करिए, ठीक है। तो जब आपका यहाँ से एयर सप्लाई करेंगे, ठीक है, एयर पाइप के थ्रू, तो जब ये होल, जिस टाइम पे होल होगा तो ये जो एयर है वो डायरेक्टली पास हो जाएगी इसके थ्रू। तो आपको जो बैक प्रेशर है इन दैट केस इज नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बैक प्रेशर। जब होल्स होगा तब आप जीरो बैक प्रेशर होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस जगह पे होल है। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पे होल नहीं होगा, यानी इस पोजीशन में यहाँ पे होल नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये जो एयर है वो यहाँ से ढंग से पास नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा कि आपको एक तरह का बैक प्रेशर मिलेगा, जिसको आप कुछ बैक प्रेशर मिलने पे आपको ये पता चल जाएगा कि इस जगह पे होल नहीं है। तो क्योंकि ये एयर जो है इससे पास नहीं कर पा रही है, तो आपके इन दैट केस यू विल गेट द बैक प्रेशर। तो ये जो तरीका है आपका 5 स्टेप को रीड करने का, ये है आपका न्यूमेटिक टाइप का, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हमने इतना डिस्कशन स्पीच पे करा क्यों। तो बात ये है कि जब हम बात करते हैं मशीन्स, एनसी मशीन्स की, तो जो कन्वेंशनल एनसी मशीन्स है बेसिकली जनरली पेपर टेप का यूज करता है। तो उसमें मोस्ट अनरिलायबल चीज जो है ये दोनों चीजें हैं। फर्स्ट वन इज योर पेपर टेप एंड सेकंड वन इज योर पेपर टेप रीडर, ठीक है। मतलब इनके ये जो है खराब होने की सबसे ज्यादा चांसेस, मतलब एनसी मशीन अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे ज्यादा खराबी होती है वो इन दोनों चीजों में होती थी। या तो बहुत टाइम तक यूज करने के बाद जो पेपर टेप है वो वियर आउट हो जाता था, या फिर इसके होल्स जो हैं वो ब्रॉड हो जाते थे कि समझ में नहीं, अलग समझना मुश्किल हो जाता, क्योंकि काफी टाइम तक यूज करते करते ये जो है होल्स जो है या पेपर यहाँ से फट जाता था। इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती थी। या जो पंच टेप रीडर है वो इसी वजह से या फिर इसमें जो टेक्निक है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। तो ये दो चीजें हैं वो काफी अनरिलायबल होती एनसी कन्वेंशनल एनसी मशीन्स में बेसिकली मेनली, क्योंकि अब तो हम लोग इन सब चीजों का यूज नहीं करते। तो अब बात ये आती है कि इसको दूर करने के लिए हमने मेनली इस चीज को दूर करने के लिए हम लाए थे डीएनसी सिस्टम्स को, ठीक है। तो डीएनसी सिस्टम इज बेसिकली क्या करता है कि हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को एनसी मशीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जब डीएनसी की बात होती है तो हम लोग इसको दो तरीके से देख सकते हैं। डीएनसी इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो बेसिकली इन दोनों की बेसिक फिलॉसफी जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल की दोनों की सेम है। इट इज दैट जो कि है कि एक तरह के सेंट्रल कंप्यूटर से आप बहुत सारी मशीन्स को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। दोनों में हम लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंट्रल कंप्यूटर से बहुत सारी मशीन्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों में हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। तो जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है वो लेट 1960s में आई, ठीक है, जिस टाइम पे सीएनसी मशीन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो वो कुछ इस तरह से है, आप समझिए। बेसिकली फिर से एक बार मैं थोड़ा सा इस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीज है पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन्स में सब दूसरी चीज है आपके पास मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और थर्ड वन इज योर मशीन टूल, ठीक है, मशीन टूल। अब जो मशीन कंट्रोल यूनिट है वो अगर हार्ड वायर्ड है तो वो कन्वेंशनल एनसी मशीन्स कहलाती हैं।
जब ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस है, यानी इस बेसिकली इसमें खुद का कंप्यूटर है, तब इसको हम सीएनसी मशीन बोलते हैं। तो जब तक ये सीएनसी मशीन नहीं आई थी, तो जो पहला चीज जो हम देख रहे हैं वो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस टाइम तक सीएनसी मशीन नहीं आई थी, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट में आप लोगों के पास कंप्यूटर टाइप की चीज नहीं है, यानी माइक्रो प्रोसेसर नहीं है अभी। तो लेट 1960s में क्या हुआ कि हमने कोशिश करी कि एक सेंट्रल कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन टूल्स के साथ में से इस तरह से जोड़ दें। ठीक, कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी, काफ़ी बल्कि कंप्यूटर होते थे पहले, बट जो मशीन कंट्रोल यूनिट है जो कि मशीन के सीएनसी मशीन के पास होगा, उसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर इतना यूज़ नहीं हो रहा है। तो आप बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन है, एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे सिस्टम, सबसे पहले आप जो है बहुत सारे मशीन टूल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके साथ में क्या चीज़ हो रही है, इसके साथ में ये हो रहा है कि आप जो पेपर टेप इसमें फीड करना चाह रहे हैं पहले, उसको आप बाईपास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर टेप जो है, जो आपको क्या करना पड़ता था कन्वेंशनल एसी मशीन में, बेसिकली आपको पेपर टेप इसमें इंसर्ट करना होता था। ठीक है, और पेपर टेप रीडर इसकी मशीन कंट्रोल यूनिट में जो है इसको रीड करेगा और इसको फिर जो है मशीन टूल को पास करेगा। ठीक, इस तरह से काम होता है। उसकी जगह आपने क्या करा, एक सेंट्रल कंप्यूटर लगा दिया जो क्या कर रहा है, सीधे जो है एक एक करके कमांड दे रहा है मशीन टूल को। ठीक, आपने बहुत सारी मशीन टूल्स को एक साथ जोड़ दिया बाय यूजिंग इसके जो कंपोनेंट्स है वो देख लीजिए। उसमें सबसे पहले आपके पास होगा सेंट्रल कंप्यूटर, एक बल्क मेमोरी होगी इसकी सेंट्रल कंप्यूटर की, उसके अलावा मशीन टूल्स होंगे इसके पास कॉन्फ़िगरेशन में, और टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होंगे जो कि इनको कनेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कई बार BTR भी बोलते हैं, बिहाइंड द टेप रीडर। ठीक, क्योंकि आप इसमें टेप रीडर नहीं यूज करना चाह रहे हैं, मतलब बिहाइंड द टेप रीडर, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कई बार BTR मॉडल भी बोलते हैं। इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि इसमें जो है, जो मोस्ट अनरिलायबल चीज थी पेपर टेप और टेप रीडर, दोनों को आप जो है बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसका यूज नहीं करना है। अब ये जो चीज है वो आई थी 1960s में। इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल कंप्यूटर एक एक करके कमांड दे रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि एक एक करके कमांड दे रहा है यहाँ पे। अभी जो एक पहले इसने इसको एक तरह का कमांड दिया, इसने प्रोसेस करा, और फिर जब दूसरा कमांड चाहिए तो ये दूसरा कमांड यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक आ रहा है सबसे पहली बात। ठीक है, एक एक करके कमांड आ रहा है। इसने एक कमांड भेजा, उसने प्रोसेस करा, फिर दूसरी कमांड आ रही है, फिर प्रोसेस करा, फिर तीसरी कमांड आ रही है, और फिर प्रोसेस करा। इसके साथ में एक और चीज हो रही है कि जो भी इसके प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया सपोज करिए, ठीक है, या इसमें कोई ब्रेकेज हो गया, तो इन दैट केस इट गोइंग टू सेंड द सिग्नल टू द सेंट्रल कंप्यूटर दैट देयर इज सम फॉल्ट। ठीक, तो ये जो है एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन है। फर्स्ट वन इज योर फ्रॉम सेंट्रल कंप्यूटर टू मशीन टूल, एंड सेकंड वन इज योर मशीन टूल टू योर सेंट्रल कंप्यूटर। इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन, बट इट इज ब्लॉक बाय ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक तरह के स्टोरेज नहीं है आपके पास। आप वन ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, फिर दूसरी ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। जो चीज मशीन टूल को चाहिए वो मांग रही है कि हाँ अब ये वाले मशीन टूल में चाहिए मुझे, अब मुझे इन्फॉर्मेशन दो, इस तरह से। इसके बाद जो है हम उसके बाद हम लोग जब डीएनसी की बात करते हैं, तो हम डीएनसी का बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल के फॉर्म में। ये तब हुआ था जब 80s में, जब सीएनसी जो मशीन जो 1970s के करीब बना ली गई, और यानी मशीन कंट्रोल यूनिट है वो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस है। मेन चीज उसमें ये है। तो इन दैट केस मशीन कंट्रोल यूनिट के पास खुद का जो है मेमोरी है। ठीक है, तो इस तरह से वो है, सेम कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा आपको, बट इन दिस केस देयर इज सम मशीन कंट्रोल यूनिट विथ इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है आप जो है सेंट्रल कंप्यूटर से मशीन कंट्रोल यूनिट के जो माइक्रो प्रोसेसर उसमें कुछ मेमोरी है, तो आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्लॉक बाय ब्लॉक इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे थे वो जो है वो बच जा रहा है।
इसके अलावा क्या फ़ायदा है, इसमें टेप रीडर एज प्रीवियस मशीन, टेप रीडर और पेपर टेप का रीडर, पेपर टेप का यूज़ नहीं हो रहा, मतलब पेपर टेप और उसका रीडर का यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट अनरिलायबल कंपोनेंट्स ऑफ द कन्वेंशनल एनसी मशीन। इसके अलावा ये पिछली वाली डीएनसी की तरह ही जो है टू वे कम्युनिकेशन करता है, यानी जो सबसे पहले सेंट्रल कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से फ्लो कर रही है, और सेकंड वन जो फ्रॉम मशीन टूल तो सेंट्रल कंप्यूटर इस तरह से फ्लो कर रही है। और इसके अलावा जो कन्वेंशनल एनसी मशीन डीएनसी मशीन है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर सपोज करिए सेंट्रल कंप्यूटर एक तरह से एक बार में बंद हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो योर फुल मशीन टूल्स विल बी नोवेयर। तो इस वजह से जो कमर्शियली पुराने टाइम पे इस डीएनसी का यूज़ करना जो है काफ़ी कमर्शियली फिजिबल नहीं था। बट ऑन द अदर हैंड इस वाले केस में आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल कंप्यूटर से ज़्यादातर प्रोग्राम जो है हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट में स्टोर करा दे रहे हैं। इन एनी केस सपोज करिए इस वाले कंप्यूटर फेल हो गया, तो देन ऑल्सो अदर मशीन्स आर गोइंग टू वर्क, और या फिर सेंट्रल कंप्यूटर फेल हो गया, इन दैट केस देयर इज सम टाइम कि आपका मशीन कंट्रोल यूनिट में सम प्रोग्राम इज देयर, सो वर्क इन प्रोसेस रहेगा। तो ये आपका काफ़ी हद तक फिजिबल है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है, उसमें पहले के टाइम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आप मतलब एनसी मशीन को डीएनसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक, तो टेप रीडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जा रहा था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है, तो इन दैट केस आप पहले से सीएनसी में हैं, उसमें खाली आपको एक कंप्यूटर जोड़ना है, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टू कनेक्ट सीएनसी टू योर सेंट्रल कंप्यूटर, जबकि इस जो पुराने डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है उसमें ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जबकि इसमें काफ़ी ईजी पड़ रहा। इसके काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन आए हैं। वेरी फेमस वन इज योर सैटेलाइट वन। तो इस तरह से है कि आपने डीएनसी मशीन जो एनसी मशीन है, सीएनसी मशीन है, उसमें सेटेलाइट सेंट्रल कंप्यूटर के साथ में सेटेलाइट कंप्यूटर भी लगा दिए कि ताकि आपके पास जितने ज़्यादा ये इस तरह सिस्टम रहेंगे उतना ज़्यादा जो है चीज़ों को कंट्रोल करना, यानी इन द सेंस कि सपोज करिए इसमें ये वाला सिस्टम बंद हो गया तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, बट ऑन द अदर हैंड ये वाला काम करता रहेगा। इस तरह से ये काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन फेमस है। इसके अलावा आपका स्विचिंग बॉक्स मॉडल जो है काफ़ी फेमस हुआ। उसमें बेसिकली आप जो है एक स्विचिंग बॉक्स होता था, उसके साथ में आप जो है मशीन टूल और उसकी मशीन कंट्रोल यूनिट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से मशीन टूल को इस तरह से जोड़ रहे हैं जिसमें मशीन कंट्रोल यूनिट भी है उसके साथ में, तो कितने भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसको जो ये है इसको सैटेलाइट टाइप मॉडल बोलते हैं। तो बेसिकली हम एक चीज़ देख रहे हैं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल कंट्रोल में मेन चीज़ें क्या हैं। उसमें सबसे पहली बार ये 1960s की टेक्नोलॉजी है, ये अभी की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके अलावा ये दोनों के दोनों टू वे कम्युनिकेशन पे बेस है, मतलब इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इसके अलावा जो इसमें है डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल में, उसमें आप सीएनसी का यूज़ कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड ये कन्वेंशनल एनसी मशीन का यूज़ कर रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब हम डीएनसी की बात करते हैं तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब आप बेसिकली एक सेंट्रल कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप मशीन्स के साथ में जोड़ने की कोशिश करें, बट आई टेल यू द हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस थिंग। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग एक्यूरेसी ऑफ एनसी मशीन, ठीक। तो इससे पहले सबसे पहले जो चीज़ है इसमें वो है टूल डिफ्लेक्शन। टूल डिफ्लेक्शन इज बेसिकली जो एक्चुअल पाथ है आपका टूल का उससे हट कर डेविएशन, ठीक है, मतलब उससे हट कर दूसरे पाथ में जाना, जो आपका डिजायर्ड पाथ है उससे हट के जाना है जो टूल का है, उसको आप बोलते हैं टूल डिफ्लेक्शन। टूल डिफ्लेक्शन बेसिकली डेविएशन और एक्चुअल पाथ ऑफ द टूल फ्रॉम डिजायर्ड पाथ, ठीक। एक्चुअल पाथ जो आपको चाहिए, डिजायर्ड पाथ जो आपका ये है और एक्चुअल पाथ आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो ये जो
डिजायर्ड पाथ से आप एक्चुअल पाथ में ये जो डिफरेंस है इसको टूल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है चैटर। चैटर इज बेसिकली वाइब्रेशंस। तो अगर अब मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो चैटर इज योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन टूल में जब होंगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सरफेस क्वालिटी ऑफ द वर्क पीस ऑल्सो। मतलब वर्क पीस पे क्योंकि जब वाइब्रेशन आएंगे टूल के ऊपर तो वर्क पीस जो है उस पे काफ़ी सारे तरह के सरफेस डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कई बार हम लोग चैटर मास्क बोलते हैं। तो आप जिस फिगर में देख सकते हैं कि दीज जो ये जो इस तरह के मार्क आपको दिख रहे हैं वो ये हैं चैटर मार्क्स, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसमें ऑलमोस्ट चैटर मार्क्स गायब है, ठीक। तो ये जो सरफेस फिनिश है इन दिस केस इज नॉट वेरी गुड, बट ऑन द फ्री चैटर फ्री जोन यू कैन सी द सरफेस फिनिश इज वेरी नाइस। So it is very well said that it is useful that you should control the chatter and tool deflection, ठीक है। तो सबसे पहले चैटर को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? हम लोग चैटर को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपका टूल है उसको काफ़ी रिजिड कर दें, ठीक। मतलब वो मतलब काफ़ी मतलब ढंग से पकड़ के रखें ताकि वो हिले ना अपने मतलब जो एक्चुअल चीज़ है उसमें परफॉर्म करें। इसके अलावा जो वर्क पीस है उसको काफ़ी रिजिड कर सकते हैं आप, ठीक है। वर्क पीस को रिजिड कर दिया, टूल को रिजिड कर दिया। इसके अलावा जो मशीन है उसको काफ़ी रिजिड कर दीजिए। तो ये बाय प्रोवाइडिंग रिजिड सपोर्ट और व्हाट आई मीन बाय रिजिड सपोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वर्क पीस टूल और मशीन को काफ़ी इतना रिजिड कर दीजिए कि उसमें वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी कम से कम। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो टूल है उसमें इस वाइब्रेशन डैम्पर को लगा दें ताकि जो वाइब्रेशंस जनरेट हो भी रही हैं वो जो है डैम्पिंग के थ्रू से टूल से हट जाए, ठीक। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप मशीनिंग कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से हो कि जो टूल्स और वर्क पीस है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ना मैच करे ताकि रेजोनेंस कंडीशन ना जनरेट हो, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी जो सेट कर रहे हैं ऑफ कटिंग वो कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा जो टूल है उसको आप जो है बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो उसको काफ़ी इस तरह से करें कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम जनरेट हो पाए। इस तरह का आप जो है टूल सेलेक्ट करें। मतलब खुद ही में फ्रीक्वेंसी जो है, एक तो है आप जो है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसको डैम्प कर दें, दूसरी है कि वो खुद में ऐसा टूल हो, ऐसा इस तरह का उसका मतलब कंडीशन मतलब मशीनिंग कंडीशन कुछ इस तरह से रखें, इस तरह से एंगल पे रखें कि उसमें खुद में वाइब्रेशन कम जनरेट हो। तो बाय यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन कंट्रोल द चैटर। अब जहां तक बात रही टूल डिफ्लेक्शन की, तो टूल डिफ्लेक्शन इज क्योंकि जब टूल डिजायर्ड पाथ से हटेगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एक्यूरेसी, ठीक है। चैटर तो कर ही रहा है जैसे हमने सरफेस फिनिश के केस में देखा, सिमिलरली टूल डिफ्लेक्शन भी कुछ है। तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं। आई टेक दिस फिगर फ्रॉम दिस रिसर्च पेपर, इट इज़ वेरी नाइस, आई रिकमेंड यू टू रीड इफ यू वांट। तो बेसिकली क्या है इसमें, ये आपका रेफरेंस टूल पाथ है, ठीक, एंड दिस वन इज योर एक्चुअल टूल पाथ, ठीक है, जो टूल डिफ्लेक्शन के साथ में है, ठीक। तो इसमें दो तरह की एरर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज योर कंटूर एरर विच इज योर ऑर्थोगोनल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन टू योर डिजायर्ड रेफरेंस पाथ, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ऑर्थोगोनली वो जो है आपकी किस में आएगी, कंटूर एरर में। सेकेंड वन आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो एरर्स हैं फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन, जो टूल यहाँ पे होना चाहिए था उस पोजीशन से जो एक्स और वाई डायरेक्शन में जो एरर्स हैं उसको बोलते हैं एक्सियल ट्रैकिंग एरर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसको कई बार एक्सियल ट्रैकिंग एरर को हम लोग सर्वो एरर भी बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जब
आपको क्या करना चाह रहे हैं कि देखिए, आपने किसी भी तरह से इस टूल को अगर जो है इस पोजीशन पे ले आए, ठीक है, इस तरह से, तो आप बेसिकली इसको मतलब एक्चुअल पाथ पे, रेफरेंस टूल पाथ पे ले जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कैसे जो कंटूर एरर है उसको रिड्यूस करने के दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर बाय यूजिंग एडवांस कंट्रोलर फॉर फीड ड्राइव्स, एंड सेकेंड वन इज योर बाय एडिंग कंपनसेशन टू रेफरेंस पाथ। ठीक, तो फर्स्ट वन जैसे है बाय एडवांस कंट्रोलर, तो इसमें आप जो है कंट्रोलर्स, फीडबैक कंट्रोलर और फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर या फिर क्रॉस टाइप कंट्रोलर का यूज करते हैं, या फिर ये तीन तरह के बेसिकली कंप्यूटर कंट्रोलर होते हैं, या फिर स्लाइड मोशन कंट्रोलर होते हैं। 3 से 4 तरह के कंट्रोलर्स होते हैं। उसमें करना क्या है, इसमें जो दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं इन कंट्रोलर के थ्रू। फर्स्ट वन इज योर ट्रैकिंग कंट्रोलर एंड सेकंड ट्रैकिंग कंट्रोल, एंड सेकंड वन इज योर कंटूरिंग कंट्रोल। ठीक, तो देखिए किस तरह से ये जो है कंट्रोलर्स की बात करी जहां तक मैंने, तो दो तरह से आप कंट्रोलर का यूज करके दो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन ट्रैकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं या कंटूरिंग को कंट्रोल करें। ट्रैकिंग को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो एक्सियल ट्रैकिंग एरर्स है उनको कंट्रोल करें, यानी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसमें जो एरर्स आ रही हैं उसको कंट्रोल करें, तो अपने आप ही जो कंटूर एरर है वो अपने आप ही रिड्यूस है। यानी जब ये ई एक्स और इक्वल टू 0, ई वाई इक्वल टू 0 होगा, तो जो कंटूर एरर है वो अपने आप ही 0 हो जाए। ठीक है, तो ट्रैकिंग कंट्रोल में बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैकिंग कंट्रोल में हम लोग ट्रैकिंग एरर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कंटूर एरर है वो भी अपने आप ही कम हो जाए। ऑन द अदर हैंड, इन कंटूरिंग कंट्रोल, ये जो है हम लोग इसको इन ट्रैकिंग एरर पे ध्यान ना देके सीधे जो है कंटूर एरर पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो है टूल को सीधे उठा के हम लोग इस तरह से रेफरेंस पाथ पे कंपनसेट मतलब जो है कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपका कंट्रोलिंग कंट्रोल। तो ये सीधे सीधे जो है कंट्रोलिंग कंट्रोल को, एरर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग कंट्रोल में हम लोग ये ई एक्स और ई वाई यानी एक्सियल ट्रैकिंग एरर को कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा अपने आप एक कंट्रोल एरर कंट्रोल हो जाए। ऑन द अदर कंट्रोलिंग कंट्रोल में हम लोग कंट्रोलिंग एरर को सीधे जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो एक्सियल ट्रैकिंग एरर क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है कंपनसेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये पता कर पाए या फिर आप ये प्रेडिक्ट कर पाए कि ये जो है इस तरह से टूल रिफ्लेक्ट होगा, तो आप पहले ही जो टूल है उसको जो है इतना कंपनसेट कर दें कि आप सपोज करिए आपको पता है कि इतना कंटूरिंग एरर देगा, तो आप पहले ही टूल को जो इस पोजीशन पर लगाया ताकि वो एरर दे भी दे तो वो अपने एक्चुअल जो रेफरेंस टूल पाते हैं, जो आप डिजायर टूल पाते हैं, उसी पे आ जाए अपने आप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपनसेशन देना, कि मतलब जो चीज पहले से पता है कि एरर होने वाला है उसमें आप पहले से ही कंपनसेशन दे दे रहे हैं कि नहीं ठीक है इतना एरर हो सकता है, तो पहले से ही इतने पे रखें ताकि वो अपने आप ही इस पोजीशन पे आ जाए। तो ये एक टेक्निक है। तो इन दो टेक्निक से आप जो है कंटूर एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप कंटूर एरर को कैलकुलेट यानी कंटूर एरर से मतलब सीधे मतलब ये है कि जब आप टूल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप जो है एनसी मशीन की एक्यूरेसी को काफी हद तक मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अब भाई सीधी सी बात है कि अगर ये कंट्रोल नहीं पा रहा है आपका एरर्स, तो जो है एनसी मशीन जो है अपना डिजायर्ड जो उसकी एक्यूरेसी है उस पर इफेक्ट डालेगा। ठीक, इसके अलावा अदर मेथड भी है हमारे पास एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। एक 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो कि बेसिकली फीडबैक टाइप सिस्टम है। ठीक है, तो फीडबैक डिवाइसेस का यूज करेंगे ताकि वो जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फीडबैक लगे होंगे तो वो जो है आप फीडबैक के थ्रू ये एक्यूरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जो फीडबैक आएगा उसको देख के आप ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एडेप्टिव कंट्रोल इज योर मच एडवांस वर्जन ऑफ what I say is your much advanced version of closed loop control system। इसमें भी मतलब काफी कंट्रोल होता है। इसमें जो है आपके जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है उसको जो है ऑप्टिमाइज करने की कोशिश भी करी जाती है कंट्रोल करने के साथ।
ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखना है, पढ़ेंगे भी इसके बारे में। इसके अलावा है हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन में इंक्रीमेंटल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था दे आर वी कैन यूज़, एक फर्स्ट वन वी कैन यूज़ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज इंक्रीमेंटल सिस्टम। इन फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन अगर आप इंक्रीमेंटल को यूज़ करते हो तो ये देखा गया है कि एनसी मशीन्स जो है इसमें इंक्रीमेंटल सिस्टम में ड्रिलिंग ऑपरेशन में एक्यूरेसी ज़्यादा देता है। इसके अलावा जो है आप सॉफ्टवेयर इंटरपोलेशन का यूज़ करें जब जो है कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है, यानी कॉम्प्लेक्स जो अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक, मिलिंग सपोज करें मिलिंग के थ्रू आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर इंटरपोलेशन का यूज़ करें। यानी इंटरपोलेशन मतलब बेसिकली उस जो पोजीशंस हैं जहाँ जहाँ पे जाना है उनको कैलकुलेट करने का काम इंटरपोलेशन का होता है। तो ये जो इसमें हार्डवेयर इंटरपोलेशन से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंटरपोलेशन आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पार्ट प्रोग्राम फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंपनसेशंस होते हैं, रेडियस कंपनसेशन है, टूल हाइट कंपनसेशन है, या फिर कैंट साइकिल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैंट साइकिल्स जो है आप लोग एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में देखेंगे कैसे करते होता है, या कंपनसेशन के बारे में भी पार्ट प्रोग्रामिंग में हमें देखना है इसके बारे में। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप जो है एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है कैसे इंप्रूव करें, तो सबसे पहले इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑलमोस्ट विदाउट टाइम लॉस जो है आपको जो टूल चाहिए रहेगा उसको आपको चेंज करके दे देगा। ये एक इस तरह से ड्रम टाइप का होता है, वो उस सेटिंग इस तरह से होती है कि ये जो टूल है आपके पास इसको तुरंत जो है रिप्लेस करके दूसरे अपने जो टूल है उस तरह से रिप्लेस करके ये टूल को जो है अपने पास रख लेगा, और जो दूसरा टूल आपको चाहिए वो आपकी मशीन में फिट कर देगा। ये जो है आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर के थ्रू, जब आप ऑटोमेटिक टूल चेंजर का यूज़ करेंगे तो आपका बेसिकली टाइम बचेगा और आप जो है ज़्यादा मशीनिंग ऑपरेशन का परफॉर्म कर पाएंगे, टूल चेंजिंग टाइम को बचा पाएंगे, तो बेसिकली वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ हाई प्रेशर कूलेंट्स का यूज़ करके, ये कैसे, देखिए जब आप हाई प्रेशर कूलेंट का यूज़ करेंगे तो जो आपकी चिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जो है आपकी सरफेस से हट जाएंगी और हीट जो है बहुत जल्दी से हट जाएगी, ठीक है, कटिंग पोर्शन से। तो इसकी वजह से जो है एक्यूरेसी जो है आपके पास ज़्यादा आएगी। सबसे पहली बात, जब एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी तो आपको इंस्पेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप जो है जो प्रोडक्टिविटी टाइम है, यानी जो आपका टोटल टाइम है उसमें कटिंग का जो टाइम है उसको बढ़ा सकते हैं। जब ओरिजिनल कटिंग का टाइम ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल साइकिल जो है छोटी हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मोर पावरफुल मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो खासकर जो एनसी मशीन्स या फिर सीएनसी मशीन्स हैं उसमें हम लोग बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के टाइप्स में कैटेगरी में आते हैं। तो आप ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रहे हैं तो सेफ्टी बढ़ जा रही है। इसकी वजह से क्या है कि आप जो है हैवी मोटर, पावरफुल मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर नहीं है कि इनसे चोट कम लगने के चांसेस है। तो आप लार्जर डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं, ठीक है, पावरफुल मोटर का यूज़ करके, और उसकी जो है इसकी वजह से लार्जर डेप्थ ऑफ कट देने की वजह से क्या है कि आप जो कटिंग टाइम है वो इंक्रीज जो है डिक्रीज कर जाएगा, कटिंग जो आपका कटिंग टाइम, क्योंकि आप लार्जर डेप्थ ऑफ कट दे देंगे यानी जल्दी जल्दी मेटल रिमूव कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका ओरिजिनल कटिंग टाइम वो कम हो रहा है और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा आप जो है ऑटोमेटिक लोडिंग एंड लोडिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी से आप लोडिंग करें अनलोडिंग करें, और जो है आपका जो प्रोडक्ट एक्चुअल जो कटिंग ऑपरेशन है उसमें टाइम आपका लगे, ना कि लोडिंग अनलोडिंग में। तो इस तरह से आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, आप कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको काफ़ी हद तक मतलब ऑप्टिमाइज करके रखें ताकि आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं बाय यूजिंग विच यू कैन इंक्रीज द productivity also. So I think we have to finish this lecture. These are the references which I used to make this presentation, and
थैंक यू।